हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी के जनरल स्टडीज क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जो है विभिन्न ये से प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न देखेंगे, भूगोल और विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। सवाल है कि हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है, यानी हिमालय पर्वत जो है वह किस प्रकार का पर्वत है। जी हाँ, ऑप्शन है आपके पास ज्वालामुखी, वलित, ब्लॉक और अपशिष्ट। आइए आप सबको जानिए कि कौन पर्वत किसको कहते हैं। जब आप डिटेल्स में जाने रहेंगे तो आपके लिए परीक्षा में आसान रहेगा परीक्षा को कवर करना। ज्वालामुखी पर्वत जो ऑप्शंस है उसको ज्वालामुखी पर्वत कहते किसे हैं, तो याद रखिएगा कि ज्वालामुखी पर्वत उस पर्वत को कहते हैं जिस पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। जी हाँ, ज्वालामुखी के विस्फोट से जिस पर्वत का निर्माण होता है ना, उस पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद जैसे इसका उदाहरण अगर हम लोग बात करें तो इसका उदाहरण है किलिमंजारो। क्या है? किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका में है। माउंट फिजी जो कि जापान में है। ये उदाहरण है किसका? ये ज्वालामुखी पर्वत का। माउंट फिजी है, किलिमंजारो है, ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। दूसरा है वलित पर्वत। वलित पर्वत का मतलब ये है कि पृथ्वी जब अपने घूर्णन गति करती रहती है, अपने अक्ष पे भी घूमती है, तो उस क्रम में पृथ्वी की जो अलग अलग परतें हैं वो आपस में टकरा के आंतरिक शक्ति के वजह से उसमें मोड़ पड़ जाता है, और उस मोड़ के वजह से जो पर्वत का निर्माण होता है, तो उस प्रकार के पर्वत को वलित पर्वत कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक शक्ति के कारण, जी हाँ, कैसे? पृथ्वी के आंतरिक शक्ति के कारण उसमें मोड़ पड़ने से जो पर्वत पहाड़ का निर्माण होता है उसको वलित पर्वत कहा जाता है। और इस वलित पर्वत का जो उदाहरण है वह पर्वत है हिमालय पर्वत, जो कि ये नेपाल और भारत के हिस्सा में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। उसके बाद इसी पर्वत वलित का उदाहरण है आल्प्स पर्वत, जो कि यूरोप में है, एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये सारे पर्वत, हिमालय, आल्प्स और एंडीज, ये सारे पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। अर्थात हिमालय पर्वत कैसा है? वलित पर्वत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि हिमालय पर्वत जो है वह एक प्रकार का वलित पर्वत है। आगे हम लोग इसी में देखते हैं कि ये जो पर्वत है उसमें से ब्लॉक पर्वत किसको कहते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉक पर्वत कहते हैं कि जो पर्वत भूपटल में दरार पड़ने से कुछ भाग ऊपर उठता है उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे भारत में अगर हम लोग बात करें, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है या फिर सतपुरा श्रेणी है, ये सारे पर्वत जो है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और अवशिष्ट पर्वत कहते हैं कि लंबे समय तक कटाव होते रहते हैं, उसमें किसी पर्वत में लंबे समय तक कटाव होते होते बाद में जो कठोर भाग बचा रह जाता है वो अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण अगर बात की जाए तो अरावली पर्वत, जो कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के दक्षिण तक फैला है, अरावली पर्वत है। नीलगिरी पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी है, ये सारे पहाड़ी जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो दोस्तों, आप अगर ये एक प्रश्न देखिए तो आपको सभी प्रकार के पहाड़ों का जो है आपको जवाब इससे मिल जाएगा कि हिमालय तो वलित पर्वत है ही, और भी वलित पर्वत है। जैसे और वलित पर्वत आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है, एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ये वलित पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण किलिमंजारो है जो कि अफ्रीका में है, माउंट फिजी है जो कि जापान में है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है। उसी प्रकार अपशिष्ट का उदाहरण अरावली है, नीलगिरी है, राजमहल पहाड़ियाँ हैं, ये सारे अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपको एक प्रश्न में सभी प्रश्नों का उत्तर बताते चलेंगे और एक प्रश्न से आपके 10 प्रश्नों की तैयारी होती जाएगी। जी हाँ, आगे प्रश्न है, प्रश्न की गहराई को समझिएगा। छोटा प्रश्न है लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा। जी, कह रहा है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, तो भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है यहाँ पर कंचनजंगा है, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में है। भारत के सिक्किम राज्य में, भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के पास बॉर्डर पे स्थित है, कंचनजंगा चोटी। अगर भारत की सर्वोच्च चोटी पूछा जाता तो फिर वहाँ पे आप कहते गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी करेक्ट होता। इसीलिए प्रश्न को घुमाया गया है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछा जा रहा है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी
कंचनजंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का जो फुट हिल है, पाद प्रदेश जो कहलाता है फुट हिल, वो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो हिमालय पर्वत का इस प्रकार से जो हिस्सा है, जो हिमालय पर्वत ऊंची ऊंची चोटियां वाला ये पर्वत इस प्रकार का जो हिस्सा है पर्वत का, इसमें इसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल और शिवालिक। तो ये फुट हिल रीजन पूछा जा रहा है कि यानी सबसे जो निचला प्रदेश है, सबसे किनारे का जो हिस्सा है उसको किस नाम से जानते हैं। तो आइए पहले हम चारों को जान लेते हैं कि कौन हिस्सा किधर का कहलाता है। तो ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे उत्तरी हिस्सा है। ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है, यानी सबसे नॉर्थ में है। हिमालय का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय है। दूसरा महान हिमालय है जो ट्रांस हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, यानी कि ये सबसे बीच का हिस्सा हुआ। महान हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हिमालय की सर्वोच्च या दुनिया की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है वो महान हिमालय का ही हिस्सा है। तो एवरेस्ट चोटी का जो हिस्सा है वो महान हिमालय कहलाता है। उसके दक्षिण में यानी महान हिमालय के दक्षिण में पीर पंजाल है। पीर पंजाल जो है इसको लघु या मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मध्य हिमालय के नाम से किसको जानते हैं? मध्य या लघु हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। और जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है उसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ये सबसे निचला हिस्सा है इसीलिए इसको पाद प्रदेश या फुटहिल रीजन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा ट्रांस हिमालय, उसके बाद जो है जहाँ एवरेस्ट चोटी है वो हिस्सा जो है महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, ग्रेटर हिमालय कहते हैं उसको। पीर पंजाल जो है वो मध्य या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है जो कि महान हिमालय से दक्षिण का हिस्सा है। उसके बाद शिवालिक है जो कि भारत में देहरादून का जो हिस्सा है, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। सवाल अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जी हाँ, हिमालय नदी, 2 नदी के बीच जो हिमालय का हिस्सा है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसमें यहाँ पर आपको सूची को थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको इसको बनाना है कि कौन सूची में कौन सा हिस्सा किस नदी के बीच है। पंजाब हिमालय का जो बात है तो पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो भाग है वो पंजाब हिमालय का कहलाता है। जब आप नदी वाला क्लास हमारा देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। तो ये अभी ये जानिए कि पंजाब हिमालय किसको कहते हैं, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का भाग होता है ना उसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद है कुमायूं हिमालय है। तो कुमायूं हिमालय किसको कहते हैं? कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच के हिस्सा को कहा जाता है। उसके बाद नेपाल हिमालय किसको कहते हैं? तो नेपाल हिमालय कहते हैं काली और तीस्ता के बीच का, और असम हिमालय कहते हैं तीस्ता और दिहांग के बीच के भूभाग को। इस प्रकार अगर सही कूट देखा जाए तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का फिर जो है 2, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जी हाँ, इस प्रकार आपको सही कूट मिलान में ऑप्शन ए सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? दोस्तों दर्रा कहते किसे हैं? आपको पता होगा कि जो पहाड़ी में प्राकृतिक रूप से बने हुए जो रास्ते होते हैं वो दर्रा कहलाते हैं। यहाँ पर जो रास्ता दशरथ माझी ने काट करके बनाया है गया जिले में वो दर्रा नहीं है, वो रास्ता बनाया गया है, निर्माण किया गया है। मतलब वो जो है प्राकृतिक रूप से बना हुआ रास्ता नहीं है। प्राकृतिक रूप से 2 पहाड़ी के बीच जो बना हुआ रास्ता होता है उसे हम लोग दर्रा के नाम से जानते हैं। तो दर्रा भारत में बहुत सारे दर्रा हैं, इसमें पश्चिमी घाट दर्रा की बात हो रही है कि पश्चिमी घाट दर्रा का हिस्सा कौन नहीं है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये आप जानते हैं कि ये तीनों दर्रा जो है पश्चिमी घाट दर्रा है, लेकिन पिपली घाट दर्रा जो है यह पश्चिमी घाट दर्रा का हिस्सा नहीं है। पिपली घाट दर्रा जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और ये अरावली पर्वत किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। कौन? ये पिपली घाट दर्रा। अगर थाल घाट और भोर घाट दर्रा की अगर आप बात करेंगे तो थाल घाट और भोर घाट दर्रा जो है यह MH यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें से थाल घाट दर्रा जो है याद रखिएगा महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा जो है ये नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करता है। किसको? नासिक को मुंबई से, नासिक को मुंबई से जोड़ता है कौन? थाल घाट दर्रा।
भोरघाट दर्रा जो है यह पुणे को मुंबई से जोड़ता है। दोनों पुणे महाराष्ट्र का ही शहर है। नासिक, पुणे और मुंबई ये सभी महाराष्ट्र के शहर हैं। यानी थालघाट और भोरघाट दर्रा जो है यह महाराष्ट्र में है। पालघाट दर्रा जो है यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। किसको? केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। और पिपली घाट दर्रा जो है यह राजस्थान राज्य में है, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। याद रखिएगा, ये तीनों पश्चिमी घाट दर्रा है, लेकिन पिपली घाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट दर्रा का हिस्सा नहीं है। इसलिए 5वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमसे पहले प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने क्या उत्तर किया है, और आप इस पूरे क्लास के बाद आप हमें बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। फिर हम अगला क्लास आपके लिए उसी लेवल से लेकर के आ पाएंगे। हमारा प्रयास है कि हम आपको जो है एक सीट आपके परीक्षा में दिला सकें। तो आइए सवाल है 6ठा नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पर्वतीय दर्रा है और उसकी स्थिति बतानी है। नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा दोस्तों यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा, इसको रेशम मार्ग के नाम से भी पहले जाना जाता था। उसके बाद जो है बात करते हैं बोमडीला दर्रा की। तो बोमडीला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, ये 7 सिस्टर जो भारत उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम ये जो राज्य हैं, तो इसमें जो है नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा जो है यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो तुजू दर्रा जो है यह स्थित है मणिपुर में। और ये तुजू दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम करता था, बर्मा से। और शिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार अगर हम सही कूट को देखते हैं तो ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, यानी ऑप्शन जो सी है वो सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार के कूट के प्रश्न जो है यह बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न रहता है। याद रखिएगा, बीपीएससी ज़्यादातर प्रश्न कूट मिलान का देता है, इसलिए आप एकदम कूट मिलान में पूरा ध्यान रखेंगे ताकि आपको आता हुआ एक प्रश्न आपसे छूटे नहीं। जी अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जी निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और पालघाट दर्रा केरल। तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। अभी हम आपको पिछले प्रश्न में बताए हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में सही है, लेकिन अभी जस्ट इससे पिछला प्रश्न 6ठा में आपने किया है कि नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य नहीं बल्कि सिक्किम राज्य में स्थित है, अर्थात यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन बी है, इसलिए वही सही उत्तर होगा। निगेटिव प्रश्नों पे आपको खास ध्यान रखना है कि निगेटिव प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड में सही सुमेलित है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही सुमेलित है, पालघाट दर्रा केरल में है जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है, सही है। तो जो सही नहीं है वही पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि रेटिना द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। जी अब हम जो है भूगोल के बाद विज्ञान के प्रश्नों की तरफ आए हैं कि रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो मानव नेत्र में या कोई भी जंतु कहिए, नेत्र का मतलब यहाँ पर मानव नेत्र ही नहीं बल्कि हम जंतुओं के नेत्र से भी लेंगे, जानवर के, तो नेत्र पर मानव हो या जंतु हो, रेटिना द्वारा जो प्रतिबिंब निर्मित होता है वह प्रतिबिंब सदैव वास्तविक प्रतिबिंब रहता है और आकार में वस्तु से छोटा रहता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, हमेशा जो है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो वास्तविक उल्टा हो जाएगा और आकार में वस्तु से छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों अभी रेटिना पे छोटा प्रतिबिंब बनता है, फिर हमारा जो समंजन क्षमता है, हमारा जो आँख है की जो समंजन क्षमता है उसके अकॉर्डिंगली जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारा दिमाग जो है उसको फिर एडजस्ट करके देखता है उसके साइज को, तो वो एग्जैक्ट साइज जितना बड़ा होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब हमारे आँख पर बनेगा, तो हम सही देख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो है हमारा आँख का साइज कितना छोटा है और हमारे शरीर का साइज कितना बड़ा है, इसलिए हमेशा हमारे आँख के रेटिना पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप कहेंगे उल्टा हमें क्यों नहीं दिखता है? तो उल्टा इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि हमारा दिमाग जो है उसे सीधा करके जो है उसको ऑब्जर्व कर पाता है। याद रखिएगा। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे?
तो प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है, ये आप ध्यान रखिएगा, उसका रंग का जो निर्धारण होता है उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। किससे होता है? तरंगदैर्घ्य से। और इसको जो है उल्टा एच तरंगदैर्घ्य का ये लैम्डा में इसको ये करते हैं, मापते हैं, और इसका जो है तरंगदैर्घ्य उसकी प्रकाश के रंग का निर्धारण करता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है, आप याद रखिएगा, VIBGYOR, विबग्योर भी कहते हैं, VIBGYOR। V से वायलेट है यानी बैगनी, I से इंडिगो है यानी आसमानी, B से ब्लू है यानी नीला, G से ग्रीन है यानी हरा, Y से येलो है यानी पीला, O से ऑरेंज है यानी नारंगी, और R से रेड है यानी लाल। विबग्योर बैजनी, आह पीनाला। विबग्योर यानी वायलेट, बैंगनी, I से इंडिगो आसमानी, B से ब्लू नीला, G से ग्रीन यानी हरा, Y से येलो यानी पीला, O से ऑरेंज यानी नारंगी, और R से जो है रेड यानी लाल। ये 7 रंगों का मिश्रण है जिसमें लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जो ये है वायलेट है यानी बैगनी है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दोस्तों लाल कलर का जो तरंगदैर्घ्य है वो अधिक होता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय यानी सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है उस समय और फिर सूर्यास्त के समय जो है हमें सूरज लाल कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक है तो वो देर तक दिखाई देता रहता है। सवाल अगला की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा वर्ण कम विचलित होता है? तो अभी हम आपको बताए हैं कि प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है, उसमें से सबसे कम विचलन जो है वो किस रंग का होता है? तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, यानी ऑप्शन ए 10वां का सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गुजरता है तो कम विचलन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। वैसा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन की संख्या अलग हो, यानी वैसा नाभिक जिसकी परमाणु संख्याएं जो है अलग अलग हो लेकिन उन सभी परमाणु अलग अलग संख्याओं में यानी अलग अलग तत्वों में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन है। तो कोई तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है यानी 12 प्रोटॉन है, किसी में 13 है, किसी में 14 है, लेकिन सभी परमाणु में 13 न्यूट्रॉन है, तो ऐसे परमाणुओं को जो है सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है इसलिए सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं कि परमाणु संख्या 1 है लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग है। एक ही तत्व का अलग अलग जो द्रव्यमान होता है वह समस्थानिक कहलाता है। और अलग अलग तत्व का अगर समान ये द्रव्यमान रहता है, जैसे कोई अगर तत्व है उसकी परमाणु संख्या 12 है और उसकी द्रव्यमान जो है 35 है, और वैसे ही कोई तत्व है उसकी परमाणु संख्या 12 है लेकिन उसका द्रव्यमान 36 है, तो तत्व समान है, उसकी परमाणु संख्या बराबर है लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या में भिन्नता है, तो ये भिन्नता समस्थानिक कहलाता है। संभारिक क्या है कि कोई तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है, कोई तत्व है उसकी परमाणु संख्या 13 है, लेकिन उस दोनों तत्व की परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 15-15 है, तो ऐसे तत्व को जो है संभारिक कहा जाता है। तो संभारिक, समन्यूट्रॉनिक और समस्थानिक ये तीनों आप याद रखिएगा। समस्थानिक में क्या होगा? परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग। संभारिक में क्या होगा कि द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या अलग। समन्यूट्रॉनिक में क्या होगा कि परमाणु संख्या भी अलग और द्रव्यमान संख्या भी अलग, लेकिन सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, तो उसको समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आप सभी जानते हैं, हम सभी, कि हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों वह कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कांसा की खोज उस वक्त हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब हम लोग भूगोल विज्ञान के बाद इतिहास की तरफ आए हैं। प्राचीन और राष्ट्रीय आंदोलन से भी संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला हर क्लास आपके लिए पहुंचे और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास हो। सवाल अगला है कि 13वां नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जी हाँ, हड़प्पा है और कौन सा स्थल हड़प्पा का किस नदी के किनारे स्थित है, इसकी चर्चा करनी है हमें।
तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर है। ये अभी वर्तमान में जो हड़प्पा स्थल है ये पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन उस वक्त हमारा जो अखंड भारत का हिस्सा था, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रमुख सभ्यता रही है। तो वर्तमान में यह स्थल, हड़प्पा स्थल, पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहते हैं, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसी प्रकार जो है लोथल, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह स्थल जो है गुजरात राज्य में है। कालीबंगा, जिसे काली रंग की चूड़िया के नाम से जानते हैं, यह स्थल घग्गर नदी के किनारे है। तो इस प्रकार यहाँ तो बिल्कुल सही सुमेलित है सभी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सवाल अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये प्राचीन काल के शासक और उसके वंश का परिचय हमें देता है कि कौन शासक किस वंश से हुए हैं। जी, बिंबिसार। तो आपको याद होगा कि बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। बिंबिसार किस रूप में जाने जाते हैं? तो बिंबिसार का जो ये है वो हर्यक वंश, बिंबिसार और बिंदुसार में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और जो उसके बाद है कालशोक। तो कालशोक जो है ये शिशुनाग वंश के शासक हुए हैं। महापद्मनंद, तो महापद्मनंद जो है ये नंद वंश के शासक है। और बिंदुसार जो है ये मौर्य साम्राज्य के शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार ही थे जो मौर्य साम्राज्य के शासन को संभाले। और बिंदुसार के ही पुत्र अशोक सम्राट हुए हैं, जो अशोक महान के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो पहला दूसरा सुमेलित है। सामने है ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन बी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। सवाल अगला है हमारे स्क्रीन पर कि यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। सवाल है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख है, आपको इसको सुमेल करना है। जी हाँ, तो बुद्ध का जन्म जो है, महात्मा बुद्ध, जिसे भगवान बुद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, यानी ए का 3। ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति आपको गया जिले में हुई है, गया जी जिले में। अब गया जिले का नाम गया जी जिला हो गया है, तो बी का 2। उसके बाद है कि आपका जो प्रथम प्रवचन है, जहां आपने, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, आपने सारनाथ में दिया है। और आपका जो निधन है, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, यह आपको कुशीनगर में प्राप्ति हुई है। अर्थात 15 के लिए सही कूट कौन होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। संस्थापक के रूप में एओ ह्यूम जाने जाते हैं। और एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और जो ये हैं पहले अध्यक्ष WC बनर्जी हैं, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और उसके बाद से लेकर के प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन अलग अलग जगहों पर होता रहा है। दूसरे दादा भाई नौरोजी किए, बदरुद्दीन तैयब जी किए, जॉर्ज यूल किए। इस प्रकार होते होते जो है 1917 में प्रथम बार कोई महिला के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। वह महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट। तो श्रीमती एनी बेसेंट जी पहली महिला हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगर बात आएगी कि पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की हैं, तो उसमें नाम सरोजिनी नायडू जी का आएगा। लेकिन चूंकि सिर्फ महिला पूछा जा रहा है, इसलिए एनी बेसेंट जी का आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर, जी बिहार का जिला मुजफ्फरपुर, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला है, वो वहाँ के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। तो ये थे, इसमें 2 लोग का प्रमुख नाम है। यह घटना 1908 की है, जिसमें 2 लोग प्रमुख शामिल है। एक हैं खुदीराम बोस और दूसरे हैं प्रफुल्ल चाकी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, इसमें से जो पुलिस ने जब पकड़ा तो खुदीराम बोस को 1911 में फांसी की सज़ा दी गई। और प्रफुल्ल चाकी जो है अपना आत्महत्या कर लिए, बोले कि हम अंग्रेज पुलिस के हाथे नहीं सजा पाएंगे। सवाल अगला है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल पत्रिका जो है या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, इनके द्वारा अल हिलाल पत्रिका शुरू किया गया।
अंग्रेजों ने जब इस पर बैन लगाया तो इन्होंने दूसरा पत्रिका अल बलाग नाम से शुरू किया था, याद रखिएगा। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिससे प्रश्न अक्सर बनता है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनका लिखी हुई किताब है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी लिखी हुई किताब है। उसके बाद इन्होंने कुरान का तर्जमा किया है। इनकी किताब जो खतों का मजमुआ है, जो पत्रों का लेख का एक मजमुआ है, जिसको गुब्बारे खातिर के नाम से जानते हैं। और भी कई किताब है जो इनकी लिखी हुई किताबें हैं। सवाल अगला है कि निष्क्रिय विद्रोह यानी पैसिव रेजिस्टेंस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, तो पैसिव रेजिस्टेंस जो निष्क्रिय विद्रोह का सिद्धांत है, यह किए थे अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन डी है। सवाल है आज के इस सेशन का, यह अंतिम सवाल है कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, जो उसमें से दोनों का अलग अलग जगह, एक दक्षिण और उत्तर भारत के हिसाब से, तो नेतृत्व कौन किए थे? तो होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व जो है यह बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इस प्रकार 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा, हम आपको अभी कवर किए हैं। हम अगला क्लास लेकर के जल्द उपस्थित होंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर क्लास आपको मिलता रहे। हम मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।